हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अब प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th के भी चल रहे हैं, बोर्ड वालों उनको ही फायदा हो रहा है। अब स्टार्ट बारी है किसकी? क्लास 10th साइंस की। तो आ जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए फटाफट से। क्लास 10th का बोर्ड का साइंस का पेपर और ये सेट 2 है 31/1/2। देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक एक हर एक पार्ट जो भी सेट है सारे के सारे हम डिस्कस कर देंगे, यहीं पर आपको अवेलेबल होंगे। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, आपको साइज थोड़ा छोटा लग रहा होगा, है ना? वो अब ठीक है क्या? सही है, चलो भाई। साइंस का पेपर बड़ा मस्त पेपर है, लास्ट ईयर का 2023 का पेपर है ये। देखते हैं क्या कहता है। मैं इसको ले आता हूँ कहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना? क्या कहता है, थोड़ा सा साइज और स्मॉल कर देते हैं ताकि इजीली अवेलेबल हो सके। कंसीडर द स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर दिए हैं देखो, 3 साइक्लिक कार्बन दिया है उन्होंने। क्या कहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना शुरू के, तो वही एमसीक्यू क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। एक ये स्ट्रक्चर ये पूछ, पहला स्टेटमेंट कहता है ए एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, उसने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। बी तो बेंजीन है, ये बात सही है, लेकिन ए और सी क्या है? आइसोमर नहीं है। इनका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भाई डबल बॉन्ड आ चुके हैं। क्लियरली बात है, यहाँ तो क्या है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हो ही नहीं सकता मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। और आइसोमर के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, अच्छा। बी इज बेंजीन एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ए इज ए आइसोमर ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का आइसोमर नहीं हो सकता, ये हेक्सेन का आइसोमर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हेक्सेन का फॉर्मूला मैच ही नहीं कर रहा ये। हेक्सेन अगर होता तो फॉर्मूला बनता जनाब C6H क्या 14 टाइप। लेकिन इसमें देखो क्या बन रहा है, C6H12 बन रहा है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यह सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, सैचुरेटेड है, बिल्कुल सही बात है। बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड, यस, डबल बॉन्ड आगे तो बी और सी अनसैचुरेटेड हो गए। इसका मतलब ऑप्शन सी तो भाई सही लग रहा है, ऑप्शन सी सही है। डी के बारे में क्या कहना है? ए इज ए साइक्लोहेक्सेन है, बी एंड सी आर आइसोमर ऑफ बेंजीन, नो नो नो, सी आइसोमर नहीं है बेंजीन का, बी कह सकते हैं लेकिन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। आगे बात करते हैं भैया, सेलेक्ट द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होता है ये तो भाई। मैं सारे के सारे सात वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये होता है बेकिंग सोडा। और ये कुछ तो होता है नहीं है, NaOH होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस, उसकी मेलेबिलिटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यूटेंसिल मतलब कुकिंग, घर में किसकी तरह, बर्तन की तरह यूज कर रहे हैं, खाना बनाने वाले बर्तन की तरह। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि हीट ट्रांसफर हो सके। पर क्या नहीं होना चाहिए उसके पास? हाई रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी हाई होगी, अगर रिएक्टिविटी हाई होगी, मैं एक बार बोर्ड की चार्जिंग लगा देता हूँ, एक सेकंड रुकना दोस्तों। बोर्ड की मैं चार्जिंग लगा देता हूँ ताकि बीच में हमारा बोर्ड, ग्रीन बोर्ड है जो भी हमारा, बंद ना हो जाए। ठीक है जी। क्या पूछा था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए? तो हमारी जो हाई रिएक्टिविटी वाली है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हाई रिएक्टिव होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, फिर का यूटेंसिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पे टिक मार देते हैं, ये तो सारे रफ कर देता हूं मैं। नोट पूछा है तो नोट हो जाएगा मेरा, कौन सा बोल भी दो, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। द टेबल गिवन हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच, पीएच के बारे में उसने बताया है जी। क्या कहता है? कहता है ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। देखो लेमन जूस है, ठीक है जी, लेमन जूस है, ऑरेंज कलर का पीएच आता है, सही बात है। पीएच 3 वैल्यू होते हैं, लेकिन क्या बेसिक? नहीं नहीं नहीं, वो तो एसिडिक होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जी, ब्लू कलर का, बिल्कुल है 10 पीएच बेस, यस ये करेक्ट है, बी करेक्ट है। गैस्ट्रिक जूस रेड 6, नो नो 6 नहीं होता, 1.2 के आसपास होता है। प्योर वाटर येलो, येलो कहाँ से भैया, उसका तो ग्रीन सा होता है। ना ना, इसका मतलब कौन सा सही है? बी सही है मेरा। अगली बात कहता है कि बैलेंस करके दिखाओ। इस बैलेंस से
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लो। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तो बहुत आसान सी लग रही है, एम एन इसका मतलब एम एन के आगे कुछ है नहीं, हाइड्रोजन को पकड़ो एक्स और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना वाई, इसका मतलब जो वाई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ ना, वाई की वैल्यू मान लीजिए मैंने पुट करी, कितनी पुट करूं, टू, तो टू मल्टीप्लाई में टू कितना, फोर, इसका मतलब चार हाइड्रोजन चाहिए, तो एक्स की वैल्यू पक्का ही कितनी होनी चाहिए, चार। देखो एक्स की वैल्यू चार, वाई की वैल्यू टू, और इसकी वन पुट कर देना, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे कर लिया करो, वरना पुट करके देख लेना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं अब जनाब, अगली बात क्या कहता है, द एमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये तो वो है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है, NO2 की क्या ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, किसकी, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, जब इसका क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही है बात, ए ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट, अच्छा सेट करा, लाइम वाटर टर्न्स लाइम मिल्की हो जाता है लाइम वाटर, अच्छा, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन डायरेक्शन आफ्टर सम इट बिकम कलरलेस, तो क्यों होता है ऐसा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट बिकम कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखते हैं क्या होना चाहिए, मैं इंग्लिश वाले में ले आता हूँ इसको, क्या कहता है, ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, it turns milk due to carbon dioxide liberated in the reaction and after due to formation of calcium carbonate, पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा ऑप्शन की तरफ चलता हूं मैं, it has due to formation of calcium carbonate passing carbon dioxide become colored due to formation of कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जब मैं इसको क्या करता हूँ CO2 के अंदर मिलाता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मिल्की आती है, और जब मैं एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दूं, अगर भाई साहब एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया ना, खतरनाक केम हो जाएगा, कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर, कलरलेस हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, कलरलेस, तो यही कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के कारण मिल्की हुआ, जब एक्सेस में कर दी तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ठीक है, यही आंसर आना था, यही आंसर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला कहता है सिलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ रखा है भाई, ये तो हमने 36 बार कर रखा है, CO3 एनसीईआरटी में भी दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 बनता है, हीट चाहिए होती है इस रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यहाँ तो क्या चाहिए, डीकम्पोजर चाहिए, डीकम्पोज देख के भाई, डीकम्पोज देख के एंडोथर्मिक मत लगा देना, डीकम्पोजर चाहिए होते हैं, इसके लिए हीट नहीं चाहिए, डीकम्पोजर चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पर। Select from the following the correct option about the tropic movement. It is plants में ट्रोपिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है, पक्का ही हमें पता है, ग्रोथ हमने पढ़े थे, ग्रोथ हार्मोन, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रोपिक मूवमेंट होती है, ट्रोपिक मूवमेंट होती है किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से, कोई ऑप्शन है, ड्यू टू स्टिमुलर टच एंड डोंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलिटी, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन द रूट एंड नॉट इन डायरेक्शन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट होती है ये। The statement that correctly describe the characteristics of a gene. Gene को कौन characteristic करता है? In a individual of given species, specific gene is located. बिल्कुल सही है, specific gene होता है particular chromosomes के अंदर। Gene की क्या होती है? दो alleles होती हैं, सबको पता है। जीन की दो एलील्स होती है ना, ए जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स, अरे गलत है ये, ईच क्रोमोसोम है ओनली वन जीन लोकेटेड अलोंग इट्स, नहीं नहीं नहीं, ऑल द इनहेरिटेड ट्रेड इन द ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल बाय, हट, कंट्रोल ही करते हैं जीन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे कैसे ऑप्शन डालते हैं बेटा जी ये तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताना है और नोट करेक्ट, ये ध्यान से पढ़ लिया करो कि करेक्ट पूछा है नोट करेक्ट। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एनिमल डिफरेंट डिपेंड अपॉन द, यस हमने पढ़ा था कि जो काऊ वगैरह है इनमें क्या होती है, बड़ी साइज की होती है, क्योंकि इनको क्या सेलुलोज वगैरह को, मतलब जो घास फूस है उसमें सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करना होता है, हमारे अंदर क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि हम इजिली डाइजेस्ट करते हैं मीट वगैरह को। द स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। विलाई ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर, नहीं नहीं, वाटर एब्जॉर्ब तो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है भाई, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, तो मैं इसको रफ करके ऑप्शन मेरा डी है जो इसका आपको लगा के आना था।
एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, बाहर जो फूड मटेरियल सेप्रोफिटिक कहते हैं उनको, ओ सेप्रोफिटिक कहते हैं, एक होलोजोइक होते हैं। तो बाहर जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम को और फूड को डाइजेस्ट बाहर की बाहर करते हैं, वो कौन से होते हैं? फंजाई, राइजोपस, ये क्या होते हैं? बाहर ही सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, सेप्रोफिटिक। एक होता है होलोजोइक जिसमें फूड अंदर डाइजेस्ट होता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया और राइजोबियम का होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक ये लेग्यूम प्लांट साथ रिलेट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट साथ रिलेट होते हैं, मतलब लिविंग बॉडी से अपना लेते हैं तो पैरासिटिक। तो ऑप्शन मेरे पास जो ठीक आ रहा है वो कौन सा? डी। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पी सिचुएटेड इन द मिड पॉइंट ऑफ द इतना पैरेलल करंट। अच्छा, अगर ये डी इस तरफ जा रहा है, ये डी इस तरफ जा रहा है, तो पक्का ही करंट की डायरेक्शन एक तरफ होगी, और जो ऊपर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? एक ही बाहर की तरफ आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक ही अंदर की तरफ आ रही होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? होगी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? अपोजिट। अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे जो ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो, नेट जीरो हो जाएगी भाई। तो जीरो है कहीं सी में है, यस बिल्कुल सही है। क्या ही क्वेश्चन दे रखे हैं सर, हमसे पूछ के देखो। एन इलेक्ट्रिक आयरन 1500 वोल्ट का एंड फ्लैश लाइट ऑफ इतना, द रेटिंग ऑफ फ्यूज दे रखी है कि टू बी यूज। रेटिंग ऑफ फ्यूज का मतलब होता है कि कितने फ्यूज लगाना चाहिए कि वहां तक वो करंट को सह सके। उसके बाद क्या हो जाए, अगर हाई उस पर ओवर वोल्टेज होगी या ओवरलोड हो गया तो फ्यूज क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो दोनों वाट दी हुई है ना पावर, उनको ऐड कर दो। 1500 प्लस में 500 कितना हो जाएगा? 2000। और इसको क्या वोल्टेज से डिवाइड कर दो, ये लीजिए वोल्टेज, ये लीजिए, मेरा क्या आ जाएगा? 20 एम्पियर का मेरे पास क्या लगाना होना चाहिए? फ्यूज लगा होना चाहिए, कुछ नहीं। पावर को ऐड डिवाइडेड बाय क्या? वोल्टेज। ये मेरा आ जाएगा रेटिंग ऑफ फ्यूज, कितने एम्पियर का मेरे पास क्या फ्यूज लगा होना चाहिए। अरे पी इज इक्वल टू वी आई, पावर को ऐड, वी से डिवाइड, आ गया आंसर। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग होता है 15 एम्पियर करंट। देखो दो फ्यूज लगे होते हैं, एक तो होता है 15 एम्पियर का, एक होता है भैया 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर का किसके लिए जो होता है? जहां पर हाई करंट होता है। और 5 एम्पियर का छोटे के लिए, जैसे मोबाइल फोन वगैरह। तो ये हाई पावर रेटिंग के लिए कौन सा होता है? 15 वाला। ठीक है। इफ यूर आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 8 ओम के आर फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, पहले उसको कहाँ पे कनेक्ट करा? सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट ऐसे होंगे भैया, ये लो, ये सीरीज में ये 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का, ये भी 8 ओम का। तो सीरीज में हमें आर एस निकालना है, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 32 ओम ओवरऑल। ठीक है। अगर मैं इसको पैरेलल में करता हूं ऐसे, ये लीजिए मेरा पैरेलल, ये लीजिए मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। 8 8 8 8। अब हमें पता है पैरेलल के अगर में क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा हो जाता है, प्लस 1/R4। ऐसा होता है या नहीं होता? बता दो भाई। अरे ये रिलेशन नहीं निकाला था क्या? देखो क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ ये कैसे आते हैं। जरा इसको देखते हैं। देखो जब हम पैरेलल में करते हैं तो करंट क्या होता है? सेम जाता है। करंट सेम गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल अलग लग जाता है। पोटेंशियल अलग लग जाता है तो मेरी बात ऐसे होते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ऐसा कर सकते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? V अलग अलग जा रहा है पर करंट क्या है? सेम है वहां पर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो मैं कैसा लिख सकता हूँ? करंट भी, करंट का सेम, करंट अलग अलग, वी सेम, करंट अलग। तो ऐसा लिख सकते हैं कि वी I1 इज इक्वल टू V/R1, ऐसा भी लिखा जा सकता है भैया। तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये फॉर्मूला मैं डिराइव करके आपके सामने ला रहा हूँ, कैसे आएगा। देखो अब कैसे आता है। ओवरऑल आई क्या हो जाएगा? I1 प्लस में I2 प्लस में I3 V/R1 प्लस में V/R2 प्लस में V/R3। यही तो मुझे ड्राइव करके निकालना था। यहाँ R 1/R1 होता है ना? 1/R पैरेलल, 1/R पैरेलल ऐसा होता है। अब देख लो, कर लो 1/RP। तो क्या कर सकते हो आप? 1/, अरे 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 सोल्व करो। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 एलसीएम ले लिया जनाब। और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/8। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो आरपी मेरे पास आ जाएगा 8/4, इसका मतलब 2 आ जाएगा मेरा आरपी।
32 और 2, RS डिवाइडेड बाय RP पूछा है, RS डिवाइडेड बाय RP, RS डिवाइडेड बाय RP आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 16 ओम, 16 रेशियो आ जाएगी इसकी, ये लो ओम नहीं यूनिट तो कट जाएगी, 16 खाली नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया रिलेशन निकाल के भी। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है होते हैं, तो मजा आ जाता है इनको करने में। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर इंक्रीजेज विद, ये बिल्कुल सही बात है। द करंट इन द ई सर्कुलर हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड टर्न एट, बिल्कुल ये रीजन सही है। देखो ये बिल्कुल सही है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। और जब हम क्या करते हैं, इसमें सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी वजह यही इसका क्या है, रीजन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जब दोनों ही सही होते हैं, और इसका ये करेक्ट रीजन होता है। द एनारोबिक रेजोल्यूशन व्हिच टेक प्लेस इन यीस्ट हैज वन एंड प्रोडक्ट, ना 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 ना, देखो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, C6H12O6, अगर मैं इस पे यीस्ट डालूं और बिना किसी किसके ऑक्सीजन के, तो क्या हो जाता है बेटा जी, C2H5OH रिलीज होता है भाई, हमारा क्या प्रोडक्ट होता है, हीट भी रिलीज होती है और शायद से CO2 रिलीज होता है। तो एक थोड़ी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, और एसिड नहीं होता जनाब, वो तो क्या होता है, यीस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल बनता है ड्यूरिंग एनारोबिक रीजन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। रीजन सही है पर असर्शन क्या है, गलत है। ऐसा ऑप्शन शायद से किसको कहते हैं, इनको ऑप्शन नंबर जहां पर क्या हो बेटा जी, जहां पर क्या हो, A is false, B is true, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोलो बोलो बोलो, अरे बोल भी दो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा इसका। जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू डिसाइड द सेक्स होता, बिल्कुल सही बात है। एक्स क्रोमोसोम इज द मेल चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, ना ना, अगर कोई बेटा मेल है तो उसके फादर से कौन सा आ रहा होगा, पक्का ही वाई आ रहा होगा, और मेल फीमेल से क्या आ रहा होगा, मम्मी से क्या हो रहा होगा, एक्स आ रहा होगा। तो इसने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, इन्हें मेल चाइल्ड फ्रॉम फादर, नो नो, गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो कौन सी सही है, असर्शन ए सही है सिर्फ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा भैया। The color of aqueous solution of copper salt turn colorless when a piece of lead is added to, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है तो भैया बिल्कुल सही बात है। ये कॉपर सल्फेट अगर मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूँ पीबी से, PbSO4 बन जाता है, प्लस में कॉपर बाहर निकल जाता है भैया। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस, तभी तो इसको डिस्प्लेस करेगा और इसको बाहर कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दी, और क्या करवाया भाई। रीजन करेक्ट सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अरे पढ़ी नहीं थी क्या, CSO4 प्लस में Pb, PbSO4 प्लस में Cu, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या फर्क पड़ता है। लीस्ट टू रीजन टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकंपोजर इन द एसेंशियल, क्यों इकोसिस्टम में डीकंपोजर होने चाहिए। देखो सबसे पहले डीकंपोजर का काम क्या है, क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, सबसे पहले तो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। और क्या काम करते हैं डीकंपोजर, और क्या काम करते हैं भैया, और क्या काम करते हैं बोल तो दो। अगर ये वेस्ट मटेरियल डीकंपोज होके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर। अल्टीमेटली क्या हो रहा है जनाब, ये क्या करते हैं, इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन, इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन, इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन, क्या इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन, बोलो कहाँ पे, सोयल के क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर देते हैं। एक तो वेस्ट को खत्म कर रहे हैं, ऊपर से क्या सोयल के न्यूट्रिएंट को बढ़ा रहे हैं, डबल फायदा कर रहे हैं भैया। यही रीजन है कि एग्जिस्टेंट होना जरूरी है इकोसिस्टम में। और तो क्या है, फूड चेन का भी पार्ट होते हैं भैया, ये किसका, फूड चेन का, सैप्रोफिटिक तरह न्यूट्रिशन दिखाते हैं, कौन सा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ये दो रीजन लिख के आ जाना भैया, क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है सर, मार्क्स मिलते हैं। अब पूछा है नैरो बीम ऑफ एक्स वाई लाइट, ये तो क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन ऑफ कौन सा फिनोमिना पढ़ाया है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट भाई, क्या है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ऐसा होगा। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट देखो ये ऐसी जाएगी थोड़ी सी, और क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंट, और ये यहाँ पर ऐसा मैं दिखा सकता हूँ। ये होगी हमारी रेड वाली, और ये होगी हमारी क्या, वायलेट वाली। ट्रेस इन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द एमर्जेंट रे ऑन पी क्यू, अच्छा ऐसा है तो नेम द फिनोमिना, डिस्पर्जन है भाई, ये रेड है ये वॉयलेट है, ये क्या हो जाएगी, लेस क्या हो जाएगी, लेस डिस्पर्स होगी या लेस डेविएट होगी,
और ये क्या होगी, मोर डेविएट होगी, मोर डेविएट होगी भैया, ये क्या होगी, मोर डेविएट होगी। हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और हमें पता है डेविएशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भाई, ये तो बच्चा भी जानता है। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, कम, तो डेविएशन ज्यादा भाई, क्लियर आंसर है। फिनोमेना कौन सा है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ आई टू सी नियर बाय एज वेल एज फार, रीजन क्या होता है, जो सिलेरी मसल होती है ना भाई, सिलेरी मसल होती है जो कंट्रोल करती है लेंस को, वो क्या हो जाती है, एज के साथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसका मतलब वो लेंस पावर ऑफ कंट्रोल, लेंस क्या हो जाता है, खत्म, कंट्रोल क्या हो जाता है, कंट्रोल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है भाई, ऐसा होता है। देखो ये लेंस है, और इसके साथ यहाँ पे सिलेरी मसल यहाँ पे इसको पकड़ के रखती है ना, सिलेरी मसल इसको पकड़ के रखती है, और वही कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लेंस, जब भी हमारे पास क्या लाइट आएगी। तो ये खत्म, एज के साथ ये वीक हो जाती है। इसका मतलब है कि उसको पास का दिखना और दूर का दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा भाई, यही कंट्रोल करती है। जब दूर का देखना होता है तो ये लंबी हो जाती है, और जब पास का देखना होता है तो ये छोटी हो जाती है। तो अगर यही खत्म हो गया तो कैसे वो दूर का देखेगा, पास का देखेगा, तो यही रीजन है उसका भाई। नेम द डिफेक्ट दैट इज, जब ऐसा होता है तो होता है प्रेस बायोपिया। क्या हो गया उसको, प्रेस बायोपिया हो गया अंकल जी को। ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ टू शो द टाइप ऑफ कोरेक्टिव लेंस यूज। देखो कैसा होता है, अब देखो, अब इसमें दोनों बीमारी है, ना दूर का दिख रहा है ना पास का, इसका मतलब दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स का और कनकेव का। अब देखो दूर का देखने के लिए, अगर दूर का नहीं दिख रहा तो हम क्या यूज करेंगे भैया, क्या यूज करेंगे, कनकेव, और पास का देखने के लिए कन्वेक्स। अब जरा ध्यान से देखना, अपनी आंखों को देखना, जब नीचे का देखना होता है तो आंखें नीचे हो जाती है, इसका मतलब पास का देखना है। अगर मुझे पास का देखना है, रीड जब हम बुक रीड करते हैं तो हम नीचे करके देखते हैं, इसका मतलब पास का देखना है तो मुझे नीचे क्या चाहिए, कन्वेक्स लेंस, और ऊपर क्या चाहिए मुझे, ऊपर क्या चाहिए मुझे, कनकेव लेंस। अगर मुझे दूर का देखना, दूर का देखना है तो मैं आंखें ऊपर करूंगा, तो ऊपर मेरे पास कौन से होने चाहिए, कनकेव, और नीचे क्या होने चाहिए बेटा जी, कन्वेक्स होने चाहिए। ये तो होगी लेंस की बात। अब कहते हैं कि डायग्राम बना के दिखाओ, रे डायग्राम, बड़ा जबरदस्त कहानी है, रे डायग्राम मैं अभी आपके सामने बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। देखो जनाब, रे डायग्राम एग्जैक्ट डिट्टो आपको यही बना के आना है, एग्जैक्ट यही आपको बना के आना है। देखो क्या होगा, देखो देखो देखो, ये हमारा क्या, मैं आपको आई पीस दिखाता हूँ हमारा, ये लीजिए आई पीस। अरे थोड़ा सा ड्राइंग के लिए माफी चाहूंगा मैं, ऐसा बोला जाता है कि मेरी ड्राइंग काफी ज्यादा बढ़िया है। ये यहाँ ऐसी आई होती है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा लेंस है। देखो अगर मेरे पास देखो समझना जरा ध्यान से, सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसका, कनकेव का पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये कनकेव मिरर लगा दिया, ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर। वैसे मेरा यहाँ पर आएगा नहीं, मुझे काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। सुनना जरा ध्यान से चलो हम ट्राई करते हैं, फिर से कनकेव मिरर बना के ट्राई कर लेते हैं, आ जाना चाहिए। ये मेरा कनकेव मिरर मैंने लगा दिया, कनकेव मिरर मान लेना इसको, ठीक है। हम कनकेव मिरर किसकी क्या करेक्ट करेगा हमारी, अरे कनकेव मिरर क्यों, लेंस भाई, मिरर कहाँ से आ गया, लेंस, लेंस। कनकेव लेंस क्या करेगा, जो हमारा दूर का है उसको करेक्ट करेगा। इसका मतलब दूर से रेज आ रही होंगी भैया, ये लीजिए दूर से रेज आ गई, ये हमारी आंखों में चली गई, वाओ, ये हमारी आंखों में चली गई, वाओ वाओ। और क्या करती हैं, ये कन्वर्ज हो गए, हमारा जो पाथ है वो कहाँ पे इमेज बना देती है, रेटिना पे। एक्चुअली में जो डायग्राम इतना कंप्लीट नहीं होता, इसको क्या पीछे करके दिखा दो थोड़ा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जैसे ही ये कनकेव लेंस लगता है तो हमें ऑब्जेक्ट क्या पास देखने को, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये फायदा है कि दूर की चीजों को पास दिखा देती है, मतलब हेल्प करता है हमारा कनकेव लेंस। ये तो आपको बताना है कनकेव लेंस के केस में। बट व्हाट अबाउट योर कन्वेक्स, अगर मुझे पास का देखना है तो जरा ध्यान से देखना बेटा जी, पास वाले को देखते हैं हम। फिर से आई डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर से आई डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए आई डायग्राम मैं बना देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये थोड़ा सा यहाँ से ब्लज होता है ना, हमने देखा है आई डायग्राम को। यहाँ मेरा लेंस होता है, ये मेरा रेटिना होता है, जहाँ पर हमारी क्या इमेज बनती है, रेटिना पे बनती है। इतना पता है ना सबको, कहाँ इमेज बनती है हमारी, रेटिना पे, रेटिना पे बनती है। अब देखो हमको क्या देखना है, पास वाली चीज को, ये पास वाली चीज को, अगर हमें यहाँ पे लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलो बेटा जी, बोल तो दो,
लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा? बोलो यार, ये क्या होगा? बोर्ड में कुछ खराबी है क्या? बोर्ड में खराबी। लोडिंग ले गया भाई बोर्ड। बेटा जी लोडिंग ले गया बोर्ड। हम तो हमारा प्रेस बायोपिया ठीक कर रहे थे, बोर्ड हमारा लोडिंग ले रहा भाई। चलो लेने दो भाई, कितना टाइम लोगे? यही थोड़ा डिजिटल बोर्ड का पंगा होता है। डिजिटल क्या, जो हमारा ये बोर्ड है ना, रिकॉर्ड करते हैं जब इसको, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा कौन सा लेंस है अब? कन्वेक्स। ये मेरा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। ऊपर कौन सा लेंस था? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। ये किसके लिए था? फार ऑब्जेक्ट के लिए। ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए। अब सुनना जरा ध्यान से बेटा जी, जबरदस्त मामला होगा अब क्या होगा? अब मेरा क्या है, पास वाले यहाँ से रेस चली, ये लीजिए यहाँ से रेस चली, मिलती मिलती यहाँ गई, यहाँ गई। अब लेंस का लगाया है तो पक्का ही हमारी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? रेटिना पे बननी चाहिए। अब ये देखो इतनी पास का देख नहीं पाता क्योंकि पास ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे खींच दो, उसको ऑब्जेक्ट का यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पे उसको क्लियरली विजिबल होगा। ज्यादा पास होने के कारण उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इस लेंस लगा दिया तो यहाँ पर पूरा क्लियरली उसको विजिबल होगा। अब ये थे क्या, दो लेंस। आपको करेक्टनेस ऐसे दिखानी है। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड। किडनी में होते हैं भाई, सबको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी में। एक्सक्रीशन का काम करते हैं ना, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना। आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन तो पता ही है सबको, क्या होता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। दो फंक्शन होते हैं, एक नहीं। लोग एक ही बता के चले जाते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होता है जनाब? दूसरा फंक्शन होता है इसका, दूसरा फंक्शन होता है भाई, जो हमारा जो इम्पोर्ट न्यूट्रेंट या फिर क्या होता है, वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रेंट या फिर क्या होते हैं, वाटर होते हैं, उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब स्ट्रक्चर जरा मैं आपको रफली स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, फिर बढ़िया से दिखाऊंगा। देखो जरा ध्यान से। अब देखो यहाँ से क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वाला। इसको बोलते हैं, सारी चीजें बताऊंगा भाई। ये लीजिए, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। भाई नाम ही खतरनाक है, बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल। ये प्रेजेंट होता है कहाँ? स्ट्रक्चर दिखाऊंगा एग्जैक्टली। यहाँ पे एक नर्व का क्या होता है, कनेक्शन सा होता है। नर्व यहाँ पर क्या, एक पाइप से यहाँ से एक आ रही होती है, यहाँ से बाहर निकल रही होती है। इसको बोलते हैं एफरेंट, या वो लाती है इसको ब्लड को, और ये होती है इफरेंट, जो प्योर ब्लड को वापस ले जाती है, आर्टरी। अब यहाँ से क्या निकलता है, ये लीजिए, ये लीजिए, जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ग्लोमेरुलस। अभी दिखाऊंगा बढ़िया डायग्राम इसका। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, यहीं पे ब्लड क्या अंदर जाता है और यहाँ से इफरेंट से बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से पार होता हुआ, ये यहाँ से पार होता हुआ, मुझे लगता है यहाँ पर मेरा आएगा नहीं, मुझे लगता है नीचे बना लेना, यहाँ बना लेना सही होगा। ये लीजिए, मेरा दोबारा से मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये लीजिए, ये पहले मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ डायग्राम, फिर मेंशन कर दूंगा पार्ट उसके। इतना आसान कहाँ है इस बोर्ड पे डायग्राम बनाने। वैसे मैं दिखाने को दिखा सकता था, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि पूरा प्रॉपर तरीके से एक चीज बना के आपको दिखाई जाए। तो मैं यहाँ बोर्ड पे इस पे बना सकता, इतने मुश्किल बोर्ड पे, तो आपको तो क्या ही दिक्कत होगी। सुनो, अब पार्ट देखते हैं कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट है, देखना। देखो बोर्ड पर, देखो सामने। देखो ये जो यहाँ से, जहाँ से ब्लड आता है उसको बोलते हैं ए फ्रंट आर्टरी। ए फ्रंट आर्टरी। और जहां से ब्लड निकल जाता है उसको बोलते हैं ई फ्रंट आर्टरी। ई फ्रंट आर्टरीज। और ये जो ऐसा गोल सा शेप सा होता है, इसको बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमैन। यहाँ ही खेला होता है सारा। बाउमैन कैप्सूल, फिल्ट्रेशन का खेला यही हो जाता है। और ये जो बीच में गुच्छा सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस, बस। ठीक है, अब मेरे पास देखना, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड कॉन्वुलेटेड ट्यूब। यहाँ से क्या वेस्ट मटेरियल यहाँ चलता चलता लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है और कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा है यहाँ से, इनकी जो वाल है। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ से जो ये पार्ट है यहाँ से शुरू होता है लूप ऑफ हैनल। ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, लूप ऑफ हैनल। जो ये पार्ट है ये लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल सारा दिखाऊंगा मैं। ये क्या है, ये जो ये नीचे वाला ये है असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। क्या है ये, डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। अब जब ऊपर जाएगा तो ये पार्ट बन जाएगा क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल। ये वाली जो होती है यहाँ होता है डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, डिस्टिल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब, ट्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाता है भैया, यहाँ पर क्या होता है, ये होती है पूरी क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपके ऊपर पास, आपको ये भी देखने को मिलेगा, मैं इस कलर से जो करता हूँ, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, आर्टरीज ऐसे घूम रही होती हैं। ऐसा डायग्राम आपको देखने को, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, अगर मेरा ये ओपन होता है तो ये देखो, ये देखो यहाँ से देखो, मैं दिखा देता हूँ। आज तो भाई बड़ा है कर रहा है, बोर्ड हैंग कर रहा है आज तो बड़ा तेज, फिर से हैंग हो गया। सारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। बोर्ड चल जा भाई, क्या हो गया, अरे चल जा भाई, बोर्ड क्यों नहीं चल रहा। अब चलेगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारी क्या है, किडनी है, ये किडनी है, ये किडनी है, किडनी, ये मेरी किडनी है। और इसके ऊपर ये देखो, ये सारे पार्ट दिखा रखे मैंने। ब्लर सा है थोड़ा, लेकिन काम चलाना पड़ेगा आपको। ब्लर है लेकिन थोड़ा सा ब्लर होगा, ये तो नेफ्रॉन का देख रहे हैं ना, ये रहा नेफ्रॉन का। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये देखो, ये है मेरा ई फ्रेंट, ये मेरा एफरेंट जो लेके आया ब्लड को, ये मेरा ई फ्रेंट जो बाहर ले जाएगा वापस अपनी बॉडी में, ये मेरा ग्लोमेरुलस रहा, देखो ये वाला पार्ट कहाँ गया, ये वाला पार्ट जो डार्क वाला पार्ट है, ठीक है। ये मेरा प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, ये वाली हमारी। उसके बाद ये छोड़ दो, कोई रेटल आर्टरी वेन छोड़ दो आप, आपका काम की है बाउमेन कैप्सूल ऊपर दिखा दिया, ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला बाउमेन कैप्सूल है। और ये लूप ऑफ हैनल है, लूप ऑफ हैनल जो ऐसे वाला है, ये वाला पार्ट है, ये है लूप ऑफ हैनल। ये डिसेंडिंग होगा, और ये वाला कौन सा होगा, असेंडिंग होगा। उसके बाद कलेक्टिंग डंक से आपको काम था, शायद से एक और पार्ट होगा जो क्या है डिस्टिल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब, ये रहा डिस्टिल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब, डीसीटी और पीसीटी दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक और डायग्राम भी होगा, ये देखो ऐसे चल रहा है हमारा, ये देखो ब्लर है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा ए फ्रंट, और ई फ्रंट बाहर ले जाने वाली, ये हमारा क्या होगा, ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, डिसेंडिंग वाला हो गया लेनल ऑफ हैनल ऑफ लूप, ये वाला हो गया प्रोक्सिमल वाला, और ये पास क्या हो गया कोलेक्टिंग। यहाँ पे कौन सा होता है, असेंडिंग वाला। ये देखो ऐसा होता है, यहाँ से बाहर हमारा निकल जाता है। एक्चुअली मैं एक और डायग्राम आपको दिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ। ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे होता है, ये देखो, किडनी, किडनी से जाता है रेनल आर्टरीज, यूरेथर लेके जाता है, किडनी से कहाँ जाता है, यूरेथर। और ब्लैडर में क्या होता है, हमारा स्टोर होता है यूरिन, और यूरेथ्रा के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। और ये पाइप यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को कनेक्ट करती है, वो कौन सी होती है, यूरेटर। और ये यूरेट्रा से बाहर निकल जाता है। ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर क्या रहता है, स्टोर करके रखता है किसको, यूरिन को। मतलब जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा, भर जाएगा, तब हमारे पास अर्ज होगी कि यूरिन बाहर निकलना चाहिए।
ठीक है, ये थे कुछ डायग्राम। इससे डिटेल में तो क्या ही पढ़ोगे भाई, ऐसे लग रहा है लेक्चर बढ़िया चल रहे हैं हमारे। वो नहीं है, शॉर्ट में बता के चला, कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये तो बिल्कुल आसान है, देखो CaSO4 डॉट हाफ H2 कौन है हमारा, जिप्सम। और जब इसके साथ पानी मिलाया कितना, 3/2 H2O, ये रिएक्शन कर रही हुई है हमने, CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बड़ा हार्ड होता है ये, POP जो करवाते हैं घर में, ये क्या है, जिप्सम। ये क्या है, जिप्सम। अब क्या कहता है, एक्स व्हेन मिक्स्ड विद द प्रॉपर क्वांटिटी आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इज केमिकल इक्वेशन। लिख दिया, स्टेट द डिफरेंट कंपोजिशन बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग सोडा भी हमने पढ़ा NaHCO3, ये कौन सा है हमारा, बेकिंग सोडा। फिर भैया बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, जब इसको NaCO3 के साथ क्या मिला दो, एसिड मिला दो। क्या मिला दो, एसिड। जैसे हमारा क्या मिला दो, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, अरे केक वेक बनाने में यही तो यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर। जैसे इसके साथ एसिड निकलता है तो CO2 बाहर निकलती है। ये किसके काम करती है, प्लफीनेस का। सॉफ्ट बनाती है केक को, और क्या बनाती है, प्लफी बनाती है। प्लफी बनाती है, क्या बनाती है, प्लफी, फूला हुआ, और क्या, सॉफ्ट। इसको, केक को। हमारा काम था इससे, ये हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर। जब हम बेकिंग सोडा प्लस में क्या, उसका एसिड, जैसे टार्टेरिक एसिड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिलेशन दैट अकर व्हेन द ब्लू कलर्ड ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा, ब्लू कलर्ड किसकी वजह से होता है, CuSO4.5H2O। ब्लू कलर, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं इसको। जब इसको मैंने हीट करा तो क्या निकलेगा, CuSO4 एनहाइड्रस प्लस में 5 पानी के मोलिक्यूल निकल जाएंगे। कितनी आसान थी, क्या ही था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और क्या बनता है, CO2 प्लस में क्या बनता है, पानी निकल जाता है। ये बनती है रिएक्शन। बैलेंस करें क्या, बैलेंस करते हैं। देखो अभी मैं भी आपके साथ बैलेंस कर रहा हूँ, आप भी करो भाई। क्या होगा, सोडियम दो है तो यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन दो निकले, दो निकल गए। कार्बन कितने थे, दो, तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन है मेरे पास 6, यहाँ पे कितने आ गए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने आ गए भैया, Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O, दो दो चार, 5 6 7 8। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 को हमने हीट करा ड्यूरिंग कुकिंग, Na2CO3 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भैया, बिल्कुल ही निकलेगा, जरूरी है इसका निकलना। अच्छा, ये 2 क्यों लगाया मैंने, अरे गजब हूं मैं तो, 2 कार्बन पहले ही है ना मेरे पास, 2 कार्बन पहले ही है, 2 कार्बन पहले ही है हमारे पास। देखो अब बैलेंस करो, सोडियम कितने हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट में, और यहाँ प्रोडक्ट में सोडियम कितने हैं, दो। सोडियम है दो, प्रोडक्ट में कितने हो गए मेरे पास, दो। सही है बात, सही है भाई। हमारे पास कार्ब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, दो, प्रोडक्ट में भी दो। कार्बन गिनोगे तो दो, प्रोडक्ट में भी दो। ऑक्सीजन गिनोगे तो कितने, दो तिक छः, छः, और यहाँ पे भी छः। ये होगी हमारी क्या, बैलेंस इक्वेशन। वाह, मजा ही आ गया। हीट करने के लिए ये सिंबल दिखा दो। चलो भाई आगे, व्हाई डज ए किचन गार्डनर कॉल द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बिल्कुल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल होता है, क्यों, यहाँ पे हम अपनी मर्जी के क्या लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, अपनी मर्जी का यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अपनी मर्जी के यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ तो अपनी मर्जी का होता है, तो इसलिए ये क्या होता है, मैन मेड होता है। ये कैसा होता है, मैन मेड, इसलिए क्या कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल। लेकिन फॉरेस्ट में हमारा क्या होता है, नो कनेक्शन विद मैन, नो कनेक्शन विद मैन। हालांकि अब फॉरेस्ट को खराब करते जा रहे हैं, लेकिन मैन का कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम है। वहाँ प्लांट भी, ट्री भी अपने आप होंगे, कोई उगाएगा नहीं जाके, उसके अंदर जो एनिमल होंगे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, अपने आप ही होते हैं वहां पर, तो ये नेचुरल है। वाइल डिजाइनिंग द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम, आपको क्या बातें याद रखनी है अगर आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक तो आपको क्या है, मोर प्लांट उगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या उगाने हैं, प्लांट प्लांट उगाने हैं, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा फूड भी प्रोड्यूस हो सके, ताकि फूड भी प्रोड्यूस हो सके, और प्रॉपर क्या हो वहां पर इकोसिस्टम चल सके। अरे फूड प्रोड्यूस होगा वहीं से तो क्या, एनिमल आएंगे, जब फूड प्रोड्यूस होगा तो वहीं से एनिमल आएंगे, डिकम्पोजर आएंगे,
और यहाँ पे जो मैन्योर यूज कर रहे हैं ना, मैन्योर सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है अपने आप ही चलता रहे। अरे ज्यादा से ज्यादा प्लांट तो अपने आप ही एनिमल आएंगे, अपने आप डिकम्पोजर आएंगे तो अपने आप ही चलेगा, सेल्फ सस्टेनिंग, हमें बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैन्योर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, मैन्योर खाद क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। खाद का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जो भी न्यूट्रिएंट है, ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर वगैरह का यूज कर दे फिर उनको खत्म करने के लिए बाहर से कुछ और डाल दिया, इसका मतलब वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, अपने आप से नहीं मैनेज हो रहा, हमें बाहर से मदद करनी पड़ रही है। तो मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर डालना है और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाने हैं। कंस्ट्रक्ट ए फूड चेन ऑफ द 4 ट्रॉपिक लेवल। अच्छा ऐसा है तो पहले आएंगे प्लांट, उसको खाएंगे कौन, रैट, रैट को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। ये था क्या, फूड चेन ऐसे लेवल पे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अगली बात कहता है कि 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी है, 20,000 है। अगर मुझे इसको अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचाना है तो पक्का 10% की कमी, 10% की कमी, तो इसका 10% पहुंचेगा आगे। 10% इसका कर दो, ये लीजिए ये 10%, तो कितना, 2000 तक आगे पहुंचेगी भाई। 2000 जूल पे आगे पहुंचेगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। विल बी ट्रांसफर ऑर्गेनिज्म थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी पहुंचेगी, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल ट्रांसफर बाय द ऑर्गेनिज्म थर्ड ट्रॉपिक लेवल टू ऑर्गेनिज्म ऑफ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। By the energy was transferred by the producer to organize 20,000 of energy was transferred by the producer to organization of second tropic। second tropic level पे कितनी आई, 20,000 आई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल ट्रांसफर बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड। अच्छा थर्ड पे पहुंची, ये सेकंड की थी, थर्ड पे पहुंची कितनी, 2000। भाई इसका 10% का 10% जाएगा तो यही तो जाएगा, और उसके बाद इसका भी 10%, 2000 का भी 10% चला जाएगा, तो ये लीजिए 10%। 10% इस पे एक जीरो फालतू क्यों लगा रहे हो, ये आ जाएगा 200। यहाँ पे कितनी जाएगी, फोर्थ पे 200 जाउल, थर्ड पे 2000 और फोर्थ पे 200 जाउल जाएगी। ठीक है, हर हमेशा 10% जाएगी। अगली बात कहती है भैया, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, स्टेट द रूल्स टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। भाई ऐसा होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है ये लीजिए लेफ्ट हैंड, ये हमारी एक फिंगर, और ये यहाँ पे लगा देते हैं ये फिंगर, और एक ये फिंगर, बाकी फिंगर हमारी बंद होती है, ऐसा होता है लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये बताता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और ये कौन बताएगा, करंट। इसका मतलब थंब दे रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये दे रही है फोर फिंगर दे रही है मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर दे रही है कौन, करंट दे रही है। गिवन बिलो आर द 3 डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या देता है, फोर्स विल बी मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये लीजिए करंट कही, ये लीजिए करंट ऐसा, और ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, ए में मैक्सिमम क्या होगा, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे भी फोर्स थोड़ा होगा क्योंकि इंक्लाइंड है, कम हो जाएगा फोर्स। यहाँ तो पक्का ही बिल्कुल कम हो जाएगा, 0 डिग्री, हाय हाय कैसे बोलूं, यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं होगा। फोर्स कितना होगा, 0 डिग्री मिनिमम फोर्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर दे दिया भाई। ट्रैक द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जब बनता है ऐसा बनता है सोलिनॉइड, देखो ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पर क्या हो जाता है ऐसा। सोलिनॉइड की बात चल रही है, बड़ा जबरदस्त होता है सोलिनॉइड मेरा। तो सोलिनॉइड में क्या होता है, ये लीजिए मान लीजिए मैंने नॉर्थ मान लिया, ये मैंने साउथ पोल मान लिया, तो कैसी जाएगी लाइट, बोलो यार कैसा जाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ से ऐसी आपको एंट्री करती हुई नजर आएंगी। ये मैंने बना दिया सोलिनॉइड, ये मैंने बना दिया आपका सोलिनॉइड, ये मेरा बना दिया सोलिनॉइड। ये लीजिए ये ये नॉर्थ टू साउथ जाती है ना, नॉर्थ टू साउथ कहाँ जाती है, आउटसाइड, और इनसाइड कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ, ये होती है इनसाइड, और नॉर्थ टू साउथ कहाँ, आउटसाइड। ऐसा होता है सोलिनॉइड। क्या कहते हैं, बार मैग्नेट में भी ऐसा ही चक्कर हो रहा होता है, बार मैग्नेट, ये लीजिए नॉर्थ, ये लीजिए साउथ। बार भी कुछ कम थोड़ी है, बार में भी तो ऐसा ही होता है भैया, बार में भी ऐसा ही होता है, ये लीजिए ऐसा, ये लीजिए ऐसा, बार में भी ऐसा ही चलता है। कहता है फिर डिफरेंस क्या है, देखो बार और इसमें डिफरेंस क्या है, लिस्ट द टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोलिनॉइड एंड इसमें। देखो अब क्या डिफरेंस होता है, देखो अब ये डिफरेंस होता है, एक तो पोल का डिफरेंस होता है, सुनना जरा ध्यान से,
पोल का डिफरेंस, डिफरेंस सुन लो भाई, सेकंड वाला पॉइंट बता रहा हूँ, डिफरेंस सुनना क्या होता है। जो हमारा सोलिनोइड है, ये हमारा सोलिनोइड है, इसके जो एजेस होते हैं ना, वहीं पे क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक तो डिफरेंस क्या हो गया, जो नॉर्थ एंड साउथ है, साउथ पोल क्या होते हैं, एट द एज ऑफ सोलिनोइड, एट द एज ऑफ सोलिनोइड, वो सोलिनोइड के कहाँ पे होते हैं, एज पे होते हैं। वहीं अगर मैग्नेट की बात करूं तो क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर सम इनसाइड द एज, थोड़े से एज के अंदर से होती हैं। तो कभी मैग्नेट को देखना तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है, यहाँ साउथ, लेकिन सोलिनोइड में क्या होते हैं, बिल्कुल एज पे होते हैं, एंड पे होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दूं, अगर मैं नॉर्थ मैग्नेट के केस में अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दूं, करंट का कोई रोल नहीं होता, अगर करंट रिमूव कर दूं तो ये क्या हो जाता है, फिर भी इसमें मैग्नेटिज्म रहता है। तो इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म। वहीं अगर मैं सोलिनोइड की बात करूं, जैसे एक करंट हटेगा तो वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। कैसा मैग्नेटिज्म, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है कहाँ पे, सोलिनोइड में। और जो हमारा मैग्नेट है उसमें क्या होती है, परमानेंट मैग्नेटिज्म। थोड़ा राइटिंग खराब है, जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना साथ के साथ। A person is suffering from the eye defect in which the far point of the eye is near, मतलब दूर का उसे दिखाई नहीं दे रहा। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, लिस्ट द टू मेन कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। उसको क्या होता है, मायोपिया हो गया है। जिसको दूर का नहीं दिखाते, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो क्या होता है, मायोपिया हो रहा है। मुझे कुछ नहीं है भाई, मेरा तो क्या है, ये 0 नंबर के लेंस पहन रखे हैं, क्योंकि लैपटॉप यूज करते हैं तो 0 नंबर के लगाने पड़ते हैं। मुझे कुछ नहीं है भाई, मायोपिया हाइपर मायोपिया नहीं है, हाइपर माइट्रोपिया नहीं है, ना ही प्रेस बायोपिया, अभी तो एज ही नहीं है प्रेस। कोस क्या है, कोस सुन लो मायोपिया के। एक तो क्या होता है, एक तो क्या होता है, जो ये हमारा थिक हो जाता है, कौन, लेंस, थिकनिंग ऑफ लेंस, थिकनिंग ऑफ लेंस। लेंस की क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। और क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आईबॉल इज हाई, लेंथ ऑफ आईबॉल इज हाई, हाई बॉल की लेंथ क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, हाई हो जाती है क्या, लेंथ ऑफ आईबॉल इज हाई। ये बर्थ डिफेक्ट है और ये बाद में होता है, थिकनिंग ऑफ लेंथ ऑफ, थिकनिंग ऑफ लेंस। लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, या फिर क्या होते हैं, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, लेंस कर्वेचर इंक्रीज। इसको ऐसे भी बोलते हैं, लेंस कर्वेचर इंक्रीज, लेंस कर्वेचर इंक्रीज। दो कोस मैंने बता दिया आपको, लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो गया, और लेंस ऑफ क्या हो जाएगी, जो लेंथ है आई बॉल की, वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। अब रे डायग्राम भी बता देता हूँ, हाउ दिस डिफेक्ट करेक्ट, करेक्ट कैसे करते हैं। पहले देखो डिफेक्ट में रे डायग्राम कैसे बनता है, अगर डिफेक्ट है तो उसका रे डायग्राम कैसे हो, डिफेक्टेड आएगा रे डायग्राम। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को जो हमने सोल्व किया। डिफेक्टेड आई का रे डायग्राम बना रहा हूं मैं। डिफेक्टेड आई का, ये मेरी क्या हो गई, आई बना ली मैंने। ये मेरा लेंस है, अगर यहाँ से रेज आ रही है, मान लीजिए दूर से रेज आ रही है, ये मेरा रेटिना है, तो इमेज यहाँ पे बनने पहले ही इमेज यहाँ पे बन जाती है। ये लीजिए यहाँ पर, वो रेटिना पे पहुंचेगी नहीं, ये मेरा रेटिना है, पहुंचनी चाहिए इमेज रेटिना पे, पर पहले ही वो क्या बन रही है, इमेज बना रही है। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस। ये लीजिए कनकेव लेंस यूज हो गया। अब बना लो भाई, चश्मे लगाओ माइनस पावर के, वो कनकेव लेंस के लिए तो लगा रहे हो तुम, किसके हो, वो कनकेव लेंस के भाई। जो चश्मे लगा रहे हो ना, वो तुम जो दूर के चश्मे लगा रहे हो, वो कनकेव लेंस से है। जैसे तुम कनकेव लेंस का यूज करोगे, आहा, हमारी आई साइड बढ़िया दिखने लग जाती है। ये लीजिए यहाँ पर अब रेटिना पे इमेज बन जाती है। तो ये कन्वेक्स लेंस का, हमें कनकेव लेंस का यूज करना था, उसकी डायग्राम मैंने बना दी है। अगला डायग्राम, अगला कहता है भाई 30 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो, इसको कर दो रफ, इसको कर दो रफ, इसको कर दो रफ, रफ 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 कर दो, रफ कर दो इसको। क्या कहता है भाई, 30 क्या कहता है, कलर चेंज कर देते हैं भाई। कलर कहता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड बाय द लेंस ऑफ द सेम साइज बट इनवर्टेड इफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर। भाई एक लेंस है, लेंस लिया, कोई बात नहीं, लेंस तो ले लिया हमने, ऑफ सेम साइज, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड बाय लेंस इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज की बनती है, बट कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है भाई, उल्टी बनती है। गजब की बात है, गजब की बात है ये तो। फिर इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट, कैलकुलेट, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है तो अभी सोल्व करते हैं इसको।
इसका मतलब मेरे पास क्या दे रखा है, u दे रखा है मेरे पास, u दे रखा है मेरे पास -30 होगा भाई, ये तो हमारे पास क्लियर कट बात है, -30 होगा। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड बाय लेंस इज ऑफ सेम साइज बट इन्वर्टेड, सेम साइज की बट कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। इसका मतलब मुझे मैग्निफिकेशन में निकाल सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, उल्टी बन रही है तो -HI/HI इक्वल है ना दोनों, तो m क्या होगी भाई, सेम साइज क्या है तो मैग्निफिकेशन होगी -1। अब मेरा मैग्निफिकेशन से मैं u निकाल सकता हूँ v/u, भाई ऐसा तो होगा, m है मेरा -1, v मेरे पास पता नहीं डिस्टेंस, और ये है मेरे पास 30, इसका मतलब v मेरे पास आ गया 30। अब फोकल लेंथ में क्या दिक्कत है, फोकल लेंथ पहले निकालते हूँ, इसकी फोकल लेंथ कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, बट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। 1/f दे रखा है क्या, नहीं, ये तो मुझे निकालना 1/v -30 माइनस माइनस ऑफ 1/30, भाई कर लो क्या दिक्कत है, 1/f क्या हो गया 2/30, f आ गया मेरे पास 15, फोकल लेंथ कितनी आ गई 15, फोकल लेंथ मेरे पास कितनी आ गई भाई 15 की फोकल लेंथ आ गई मेरे पास, फोकल लेंथ कितनी आ गई 15। ये पूछता है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस क्या, देखो अगर मेरे पास लेंस है एक, अब इमेज देखो सुनना जरा ध्यान से, मैं इसके बीच में डिफरेंस निकाल सकता हूँ v माइनस में u, v कितना है मेरे पास 30 माइनस माइनस ऑफ 30 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया, इमेज और इसमें कितना डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर का, कितना डिस्टेंस है भैया 60 सेंटीमीटर का, वाओ 60 सेंटीमीटर का मेरे पास क्या है डिफरेंस है। रे डायग्राम से बता दूंगा भाई, मुझे क्या दिक्कत है, रे डायग्राम में से सीख लो, अगर इन्वर्टेड बन रही है तो ये लो रे डायग्राम भाई, लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, ये लो, ये ले लो मेरे पास, अरे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी क्या होगी एक्सिस, ये एफ है, ये मेरा 2f, का फोकल लेंथ 15 है, 30 पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई, ये लीजिए यहाँ से आया, ये लीजिए लेंस, यहाँ मेरा f, यहाँ मेरा 2f, वाव जबरदस्त बात है ये तो, फिर 2f यहाँ पर है तो ये दूसरा फोकस है f2 ये 1 ये 1, ये कर्वेचर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ से गई और तो फोकस से पास होती हुई कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर, आय हाय कैसे बोलूं, अब ये देखो ये कहाँ से पास करवानी है, सेंटर से, ये लीजिए सेंटर से पास हुई, अरे थोड़ा सा रफ कर दो भाई, टेढ़ी जाएगी वरना बच्चे कहेंगे सर लाइन नहीं खींच सकते क्या, ये पास होती 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 सेंटर से, वाव कहाँ जाके मिलेगी, ये लीजिए ये मिल गई यहाँ पर जाके आपस में मिल जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये क्या बनी, इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनी, यहाँ पे कौन बना इमेज, यहाँ पे कौन था ऑब्जेक्ट, अब मेरे पास ये इमेज बनी वो कैसे नेचर की बनी, इन्वर्टेड नेचर की बनी भैया, और कहाँ पे बनी 2f पे बनी, अब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ये है और 30 पे ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बीच में 60 सेंटीमीटर का, ये लीजिए मैंने इसे रे डायग्राम से बना दिया, क्या फर्क पड़ता है मुझे। अगला कहता है स्टेट द रोल ऑफ एटीपी, बिल्कुल एटीपी का रोल है, देखो एनर्जी जो स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में, वो किसकी फॉर्म में होती है एटीपी की, और जब सेल को फंक्शन करना पड़ता है, सेल को फंक्शन करना पड़ता है तो एटीपी का मॉलिक्यूल क्या होता है ब्रेक होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस एनर्जी, तो एटीपी तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल को फंक्शन करने के लिए। एटीपी क्या होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फैट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज कैसा होता है प्लांट में, कौन एक्सचेंज करता है स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं गार्ड सेल, बता रखा है पढ़ाया भी था मैंने कैसे एक्सचेंज होता है, चाहे मेरी सीरीज देख लेना क्लास 10th में पढ़ाया था मैंने, जहाँ पे लोकेशन इन फोटोसिंथेसिस है ना, वहां पे बता रखा है कैसे सेल, अब गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटल पोर्स, यहीं से क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है, एक्चुअली में क्या होता है CO2 हमारे पास एनवायरनमेंट से आ रही होती है और वहीं से ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है, यही गैस का एक्सचेंज होता है, तो ऐसे होते हैं मेरे पास क्या गार्ड सेल, मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है यहाँ पर खेल, खेल कैसा होता है एक्चुअल में, ये मेरे पास क्या होते हैं गार्ड सेल, ऐसे मेरे पास गार्ड सेल चल रहे होते हैं, ये मेरे पास क्या है गार्ड सेल, और ये मेरे पास क्या है स्टोमेटा, अब स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, यही गार्ड सेल फैर करते हैं स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज होने में, और स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है गैस का एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन,
डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मैंने बताया था कि स्टोमेटल पोर कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होती है पानी की। एक तो क्या होता है, स्टोमेटल ग्रेडियंट कहते हैं उसको, स्टोमेटल ग्रेडियंट। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस का ग्रेडियंट भी क्या करता है, हेल्प करता है डिफ्यूजन प्रोसेस में। डिफ्यूजन होगा कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जो कंसंट्रेशन मेंटेन करके लगते हैं वो कौन से, स्टोमेटल ग्रेडियंट पानी वाले, और आयन ग्रेडियंट क्या होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट, प्लांट में इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है, बोल तो दो यार, स्टार्च की फॉर्म में, पढ़ा है ये भी। और एनिमल में क्या रहती है, ग्लाइकोजन। हमें लग रहा है हमारे जो पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं, वाह वाह वाह, सारा पढ़ा रखा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये इसकी तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसकी तो मैंने भैया अलग से वीडियो बना रखी है, पहले भी आया हुआ था और फिर पूछ लिया, ये पहले भी आया हुआ था हमारे ये बोर्ड में और फिर से अब पूछ लिया। ये रफ कर देता हूँ। इसका खेल क्या होता है डेजर्ट प्लांट का, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं भैया, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, खेल जबरदस्त दिखाते हैं डेजर्ट प्लांट भी। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट की बात चल रही है, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, जो नाइट के टाइम पे क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब आधा स्टेप जो इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं वो रात को ही कर लेते हैं, और जैसे डे आता है किसको एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को, सनलाइट को, और आगे फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आगे परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। तो रात को क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं कौन, डेजर्ट प्लांट, ये याद रख लेना। और उसके बाद डे में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। तो ये होता है क्योंकि स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं दिन के टाइम, इसलिए उनको रात को क्या CO2 को क्या एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये था क्या, स्टेप बाय स्टेप चलती है सब चीजें। अगली बात क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, लंबा इसलिए चल रहा है क्योंकि लेक्चर, क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं है 10-15 मिनट वाली वीडियो यहाँ पर। राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टूथ इनेमल, टूथ इनेमल का केमिकल कंपोजिशन है कैल्शियम 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 6, कैल्शियम 10, PO4 का होल 6, कैल्शियम 10, PO4 का होल 6, OH का होल ट्वाइस। ये होता है क्या, फॉर्मूला टूथ इनेमल का। अब होता क्या है, जैसे हम फूड खाते हैं, अब हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे पास एंजाइम्स है, ये फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। फूड क्या रिलीज करेगा, एसिड। ये एसिड किस पे अटैक करेगा, टूथ इनेमल पे। टूथ इनेमल को जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, टूथ इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे टीथ क्या, खराब हो जाएंगे। इसका मतलब पीएच जब लो होता है ना, पीएच लो होने लग जाता है, क्योंकि फूड पे जब एंजाइम एक्ट करेंगे, फूड पे कौन, एंजाइम नहीं, बैक्टीरिया लगा लो यहाँ पर, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे फूड पे। फूड क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, एसिड टूथ इनेमल को ब्रेक करेंगे और क्या कर देंगे, टूथ को डीके कर देंगे। इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे बैक्टीरिया क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। बैक्टीरिया रिमूव तो फूड का काहे का डिकम्पोजिशन, काहे का एसिड वहां निकलेगा। तो इसलिए कहते हैं ब्रश करना चाहिए। ब्रश कर लो, मेथड बता दिया। अब देखो, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्लियरली मतलब है जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। भाई देखो, अमोनिया और O2, देखो नाइट्रोजन के साथ कौन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब अमोनिया का क्या आ रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। H2O प्लस में F, F के साथ देखो, अब देखो, अब ध्यान से सुना करो इन चीजों को, F के साथ क्या हो रहा है, एफ के साथ क्या हो रहा है, एफ के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है भाई। और और क्या हो रहा है देखो, और क्या हो रहा है भाई, देख लो यहाँ पर, अच्छा ऐसा हो रहा है भाई। हाँ, अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देख लेते हैं अभी थोड़ा देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो। यहाँ मेरे को कैसे, मैंने इसको सोल्व कर रहा हूँ, वह क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है मेरा, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पक्का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। भाई कैसा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है भाई, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ये मेरा कैसा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 प्लस में CO के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये मेरा कैसा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन है, CO। अब देखो इसमें क्या है, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो H2 कैसा है मेरा, बोल तो दो, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेरे H2, CO, H2O और यहाँ पे अमोनिया, ये सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट।
डिफाइन ए रो रिडोक्स रिएक्शन। देखो अब दिखाता हूँ, Zn SO4 को किससे मिला दो, कॉपर से मिला दो, और इसको मिला दो Cu। अरे रुको, ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, CuSO4 को मिलाना था, ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। कैसे ये रिएक्शन दिखाओ, CuSO4 प्लस में क्या, Zn, इसको चेंज कर दो किसमें, ZnSO4 प्लस में Cu, ऐसा दिखा दो जनाब। एक्वस, ये भी एक्वस, ये कॉपर के तो क्रिस्टल होते हैं ना, सॉलिड, सॉलिड के क्रिस्टल। अब देखो क्या होता है, Zn क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2, क्योंकि SO4 पे होते हैं -2। यहाँ पे कॉपर पे 0, यहाँ पे +2 होती है, यहाँ -2। अब देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा, देखो 0 से कहा जा रहा है 2 पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लूज। जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, इस रेडो इंड्रम गेन और लॉस, अच्छा लॉस ऑक्सीजन की फॉर्म में, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखा दी तुम्हें। रुको भाई रुको, रुको भाया रुको, रुको भाया, भाया रुको। ये रिएक्शन है ना ऊपर लिखी हुई मेरी रिएक्शन, Fe2O3 प्लस में क्या, 3CO चेंजेस इनटू 2Fe प्लस में CO2। अब देखो CO के साथ एक ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, ऑक्सीजन जब आके जुड़ रही है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जब ये वाले मॉलिक्यूल से क्या, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। वाह वाह, कैसा ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है भैया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये फिर से बना देता हूँ, Fe, ये प्लस में CO2, देख लो CO से CO2 बन रहा है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। Fe2O3 से Fe बन रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं भैया क्या, ऑक्सीडेशन। जब लॉस होता है तो बोलते हैं रिडक्शन। और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है तो इसको बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूमर एनर्जी एट द रेट ऑफ, अच्छा अच्छा 808 व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट। अच्छा ऐसा है, जब 300 है, ऐसा है। तो क्या पूछा है, करंट, और इतना हमको पता है, हमको पता है, ये मेरे पास पावर दे रखी है। पावर होती है V²/R, और पावर ही होती है VI। तो यहाँ से क्या निकालूंगा, पावर दे रखे, V दे रखे है, पावर दे रखे V, यहाँ से करंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। सब पहले केस में देखते हैं, तो पावर है 880। भाई साहब ऐसा कर सकता हूँ, 880 V² डिवाइडेड बाई R। आर मेरे पास क्या हो जाएगा, V² तो 220 है, ये रहा ना V², V दे रखा है 220 की वोल्ट आती है घर में, बाय 880, ये मेरा रेजिस्टेंस। अब निकाल लो आई, यहाँ से आई निकाल लो भाई, पावर दे रखी है 880 डिवाइडेड बाई इसको 220, ये आ गया मेरा आई। ये लो भाई, निकाल दिया, 4 आ जाएगा करंट, 4 आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा करंट। और यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, ये देखो 220 है ना, 220 ऐसा, ये देखो ये काट दिया, 20 किसने पे करता है बोलो, 4 पे, 4 पे कटेगा तो 5 और 5, 55 का मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, ये R1। दूसरे केस में क्या होगा भैया, दूसरे केस में क्या कहता है, 330 220 मल्टीप्लाई में 220 डिवाइडेड बाय 330, ये मेरा क्या आ जाएगा, R। और पावर के पूछने पर जब मेरे इसको डिवाइड करो 220, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट। ये लीजिए आ जाएगा मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है, आंसर मेरे पास, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना तो ये आर और दूसरे केस में आ जाएगा। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होता है, देखो क्या होता है कंडक्टर में, जब क्या आ जाता है, ऐसा कोई सब्सटेंस ले लेते हैं हम, कंडक्टर छोड़ो, जब सब्सटेंस में क्या हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। उसके वहां पे क्या होता है, जब हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन करंट आ रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस हाई है, तो इसी कारण क्या हो जाता है, जो करंट जाता जाता इतना करंट बढ़ जाता है, तो उस वो करंट किस में कन्वर्ट हो जाना चाहता है, हीट में। इसलिए देखते हैं ना, ये टंगस्टन वंगस्टन के ये क्या होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर। जब भी हम क्या कहते हैं, इसको करंट पीछे से पावर तो आ रही है, एनर्जी तो आ रही है, वो एनर्जी किस फॉर्म में अब आएगी, एनर्जी भाई आ रही है, एनर्जी खत्म तो नहीं होगी कहीं, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। इसलिए क्या होता है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि करंट आ रहा है, हाई करंट आ रहा है, मतलब हाई एनर्जी पीछे से आ रही है, तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकेगा, उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, हीट में। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट पासिस थ्रू द रजिस्टर। भाई देखते हैं एक्सप्रेशन कैसा होगा। एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक्सप्रेशन हमें क्या करना है,
एक्सप्रेशन हमें क्या निकालना है, हीट का एक्सप्रेशन होता है आई स्क्वायर आर टी, इसको प्रूव करना है भाई। देखो देखो इसको प्रूव कर दूंगा भाई, क्या मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रूव करने में माहिर हूँ। देखो देखो सुनो सुनो, वर्क होता है V इंटू में क्यू, इसको ना पता होना चाहिए, वर्क होता है V इंटू में क्यू, V इंटू में क्यू। वर्क क्या होगा, V इंटू में क्यू, V का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, आई आर, तो मैं लिख सकता हूँ आई आर, और Q का फॉर्मूला होता है भैया Q इज इक्वल टू आई टी। अरे भाई इन दोनों को यहाँ पे पुट करोगे तो निकाल दो, आई आर और यहाँ पे आई टी, इसका मतलब वर्क क्या हो गया भाई, आई स्क्वायर आर टी। अरे भाई जो ये वर्क है ये एनर्जी होता है, और जितना वर्क, वर्क क्या होता है, अगेंस्ट द क्या लगता है, रेजिस्टेंस, यही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट, तो यही लिख दो आई स्क्वायर आर टी। भाई तीन फॉर्मूले तुमको पता होना चाहिए, डेरिवेशन तुम्हारे हाथ में। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, यही कारण होता है ना मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुएशन का जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होती है वो यही कारण होता है। वो होता क्या है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होता है, देखो जो यूट्रस की क्या जो लेयर होती है, ये वाली लेयर एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि एग फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज होगा तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, अपने आप को प्रिपेयर कर देती है, यहाँ पर ब्लड के साथ प्रिपेयर कर देती है अपने आप को, कि वो एम्ब्रियो को अपने साथ इम्प्लांट करवाना चाहती है। लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है किसकी, यूट्रस की, लेयर ऑफ यूट्रस फीमेल में, ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। जब ये ब्रेक हो जाती है तो यही क्या जो ये ब्लड के साथ क्या होता है, ब्रेक होगी तो वेस्ट मटेरियल होगा, यही वेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ, और इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो फीमेल में देखने को मिलती है। अब अगला कहता है हाउ इज स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन एग। अब स्पर्म क्या होता है, देखो स्पर्म सबको पता है, स्पर्म जेनेटिकली मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो हमारा ओवम है उसमें क्या होते हैं एक्स एक्स, तो ये जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है। लिस्ट एनी थ्री कॉन्ट्रासेप्टिंग मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिंग मतलब जो प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले जो सबसे पहले बैरियर मेथड है, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, जो हमें एसटीडी से भी बचाता है, कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं हम, जो कि फीमेल में यूज होते हैं, ये एसटीडी से बताता है और प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम कॉपर टी का यूज करते हैं। कॉपर टी क्या होता है, फीमेल में होता है, फीमेल के यूट्रस में, कहाँ पे इसको लगाया जाता है, फीमेल के यूट्रस में। एक्चुअली में होता क्या है, कॉपर टी क्या होता है, कॉपर आयंस को प्रोड्यूस करता है। जब ये कॉपर आयंस को प्रोड्यूस करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, किसको, स्पर्म को, रिपेल किसको करेगा, स्पर्म को, तो स्पर्म को अंदर एंटर करने नहीं देगा। और तीसरा केमिकल मेथड होता है, हम ओरल पील्स खाते हैं, कौन, फीमेल, फीमेल खा सकते हैं, कौन, ओरल पील, कई नाम से ओरल पील्स आती है, अनवांटेड 72 बहुत सारी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसको, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रोय, एम्ब्रोय को क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। ये कुछ टाइम से पहले ही क्या खानी पड़ती है, कौन, ओरल पील। तो ये तीन मेथड हो गए, एक बैरियर मेथड कॉन्डम्स का यूज, कॉपर टी मेथड का यूज कर सकते हैं क्योंकि फीमेल में, ओरल पी भी फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला मेथड क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का कोई कंपाउंड है, ए कंसंट्रेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड से उसे रिएक्ट करा, इट फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला 228, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सैचुरेटेड कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। देखो अब ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से, अगर 28 क्या है, बीच वाले का है, मतलब बी का है 28 वेट, ए से बना है। अब जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए ये मेरा एल्कोहल है, मैंने गैस किया CH3H, यहाँ अगर मैं इसको H2SO4 और 443 पे केल्विन पे हीट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है ये मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड अंदाजा लगाया। क्या इसका मोलिकुलर वेट 28 है, यस, 14 प्लस में 12 प्लस में 12 प्लस में कितना, 4, तो इसका वेट कितना है, यस 28, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सही है, ये है बी, ये मेरा ए हो सकता है। अब बी को जब मैंने हाइड्रोजनेशन करा निकल के प्रेजेंस में तो मेरा बनाता है CH3, यस बिल्कुल सही है। ये मेरा कैसा बन गया, हाइड्रोजन ऐड होने के बाद सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हट गया, और मेरे पास बी कैसा है, अनसैचुरेटेड, ये मेरा कौन है, सी। तो ए बी सी बता दिए। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी, दिखा दी मैंने इक्वेशन। व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगो कंबशन, जब इसको क्या कर दो, कंबशन कर दो, तो क्या होगा, CO2 प्लस में पानी निकलेगा, और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। भाई कंबशन कर दिया O2 के प्रेजेंस में, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, वेजिटेबल घी बनाना,
वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ये कैसे होते हैं? घी कैसा होता है? सैचुरेटेड। अरे भाई कैसा होता है? सैचुरेटेड। और जो हमारा ऑयल है वेजिटेबल ऑयल, ये कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। ये कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। हाइड्रोजनेशन करेंगे तो घी बन जाएगा। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम। जब सोडियम से रिएक्ट करेंगे, ये लीजिए CH3 OH, जब इसको मैं सोडियम से रिएक्ट करूंगा तो ये बना लेता है CH3 CH2ON। इसको बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड। क्या बोलती है ये? सोडियम इथेनॉइड आपका बन जाएगा। ये बन गया मेरा रिएक्शन, मैंने लिख दी। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल व्हेन द सोप इज अप्लाइड ऑन द डर्टी। देखो अब क्या होता है, सोप के दो पार्ट होते हैं, सोप के दो पार्ट होते हैं, एक हेड एक टेल। ऐसा एक हेड एक टेल। अब ये हेड पार्ट होता है, ये क्या होता है? देखो पहले ये सोप के ये पार्ट है, ये हेड है, ये हेड होता है और पीछे लगी होती है टेल। हेड होता है कैसा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। और टेल होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा जी क्या होती है? वाटर हेटिंग, लिक्विड हेटिंग। लिक्विड से क्या होंगे? दूर रहेंगे। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? पानी लविंग, वाटर लविंग। वाटर लविंग, वाटर लविंग। अब जो डायग्राम देखो ऐसा बनता है, मान लीजिए मेरी क्या है? डस्ट है। ये मेरी क्या है? डस्ट है। तो इसके अराउंड कौन से पार्टिकल आ जाते हैं? ऐसा मेरे पास क्या? सोप ऐसा लग जाता है। ये लीजिए मेरा सोप। सो अब ऐसे क्यों अरेंज हुए? इसका भी रीजन बताता हूँ भाई। इसका भी रीजन है मेरे पास। हर एक बात का रीजन है। देखो अब इसका रीजन क्या है? बीच में क्या है? डस्ट, जिसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक के साथ कौन अटैच होगा? हेड वाला पार्ट, क्योंकि हेड क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो सराउंडिंग में क्या है? पानी। रे पानी तेरा रंग कैसा? अगर पानी के साथ ये कौन सा? टेल पार्ट कैसा है? हाइड्रोफिलिक। तो किसके साथ रहेगी ये? पानी के साथ। तो पानी हाइड्रोफिलिक आउटवर्ड आ जाती है और हेड इनवर्ड आ जाता है। इनवर्ड क्यों? क्योंकि इसने किसको घेरना है? डस्ट को। वो कैसे नेचर की है? हाइड्रोफोबिक। अब क्या करा? दो टेस्ट ट्यूब ली, 10 ml हार्ड वाटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों के अंदर हार्ड वाटर डाला, फ्यू ड्रॉप, एक के अंदर सोप डाला, एक्स के अंदर, और वाई के अंदर क्या डाला? डिटर्जेंट। हमें पता है अगर सोप डाला और हार्ड वाटर है तो वो क्या बनाएंगे? स्कम बनाएंगे। वो फोम नहीं बनाएंगे, झाग नहीं बनाएंगे, एक स्कम बना देंगे। स्कम मतलब ऐसे एक हार्ड क्या बना देंगे? क्रिस्टल बना देंगे। झाग नहीं, क्रिस्टल बन जाएगा वहां पे। इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल टेक प्लेस मोर। ज्यादा झाग किस में बनेगी? पक्का ही वाई में बनेगी, क्योंकि इसमें क्या डाला है? डिटर्जेंट। चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, हमें क्या मतलब? डिटर्जेंट तो भाई खास हम खास है, वो तो झाग बना ही देते हैं। इन कर्डी सॉइल किस में बनेगा भाई? एक्स में, क्योंकि वहां पे सोप है। सोप हार्ड वाटर साथ जमेगा तो कर्डी क्या बना देगा? अरे क्या बना देगा? कर्डी सॉलिड बना देगा। अगला क्वेश्चन कहता है, होल्ड ए कनकेव मिरर को पकड़ा, मूव द टुवर्ड। क्वेश्चन क्या पड़ता है? कनकेव मिरर इतना पता लग गया भाई, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर पे क्वेश्चन आएंगे जबरदस्त। लिस्ट द टू एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर। भाई शेविंग में यूज कर लो, अरे शेविंग में यूज कर लो, हेडलाइट में यूज कर लो, शेविंग में यूज कर लो, हेडलाइट में यूज कर लो। यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। वाह वाह। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15, फाइंड द रेडियस। भाई पक्का ही पता होना चाहिए कि रेडियस होती है वो f/2 होती है, तो 15/2 कितना हो गया? 30। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई 30। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो दैट द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। भाई मैंने पहले बताया था रे डायग्राम के क्वेश्चन बहुत आएंगे। सारा का सारा आधे से ज्यादा रे डायग्राम से भरा हुआ है पेपर। ये लो भाई बनाते हैं रे डायग्राम। उस वो भी स्पेशल केस दे दिया, एग्जामिनर चालू है बड़ा। ये लीजिए, ये मेरा क्या हो गया? कनकेव मिरर। अब मेरे पास कहता है ये मेरा, ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मेरा क्या? एफ फोकस, यहाँ कर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया। भाई गजब की बात है, गजब की ही बात होनी चाहिए। ये लीजिए यहाँ पे मेरा यहाँ मेरे पास क्या आई? ये लीजिए। अब देखो, अब यहाँ पर आई तो यहाँ रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसी सी होगी भाई। ये देखो ऐसी सी होगी। और एक रे मेरे पास कैसी होगी? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली होगी, वो कैसी होगी भाई? ये इसको थोड़ा और बड़ा करवा देते हैं हम। वो मेरे पास कैसी होगी? ऐसी सी। भाई ऐसे तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली आई, वो अगर मैं ऐसे डालता हूं तो वो मुझे वापस आएगी। अगर मैं यहाँ पे मिलाना चाहूं तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। ये तो कभी मिलेंगे नहीं। अब मैं क्या करता हूं?
मैं इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचना शुरू करता हूँ। ये लीजिए, मैंने पीछे की तरफ खींचा, इसको भी मैंने पीछे की तरफ खींचा, यहाँ जाकर कहीं मुझे मिल जाते हैं, यहाँ जाकर मुझे कहीं मिल जाते हैं, इसलिए बोला जाता है ये कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं है, हमने इसको क्या करा, एक्सटेंड करा मिलाने के लिए, तो ये इमेज कैसे बनी, वर्चुअल इमेज। ये था रे डायग्राम इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन भी पूछा है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट द 100 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अच्छा, ऐसा कहता है व्यू अगर मेरा -100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, इसका मतलब वी भी मेरा कितना है, 100 है। ठीक है, ये तो मेरे पास v और u की बात आ गई। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। भाई ऐसा कैसे, कब केस में होता है, जब v भी सेम हो और u भी सेम हो और v भी सेम हो। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जनाब, जनाब कुछ ऐसा हुआ होगा। अरे बोल भी दो, ये मेरा अगर कनकेव मिरर है, अगर ये मेरा क्या है, फोकस है, अगर ये मेरा कैसा है, ये मेरा क्या है, 2f है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ से पास कर दी, ये लीजिए यहाँ पर आके मिलेगी ये। वाओ, गजब की बात है, गजब की बात है। और जब मैं इसको ये वाले पॉइंट से कहा फोकस पे पास करता हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इमेज बनेगी मेरी, यहाँ पर इमेज। लास्ट डायग्राम में मुझे कहा फोकस से तो पास नहीं करना था, एक सेकंड, लास्ट डायग्राम तो मैंने बनाया, लास्ट डायग्राम मैंने कहाँ से पास करवा दी उसको, फोकस से पास करनी थी ना, कहाँ से पास करवा दी मैंने। एक तो यहाँ से बनी, ये बनी मेरी, हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं फोकस से पास कर रहा हूँ, तो ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ना ही है इसमें। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी इमेज बन रही है मेरी, इसका मतलब इमेज तो यहाँ पे बन रही है जहां पर मेरा भी है, इसका मतलब जो ये मेरा डिस्टेंस है ना, ये मेरी जो ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और मुझे पता है फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस होती है उसका 2 डबल होती है फोकल लेंथ। अब ये 100 पे है तो -2 कर दूंगा, ये फोकल लेंथ, और साइन कैसा है माइनस, तो फोकल लेंथ हो जाएगी -50 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे पूछा है, -50 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद द साइन ऑफ द कितना। अब जरा ध्यान से देखना, HI/HO, मैग्निफिकेशन होती है HI/HO। अब HI कैसी है, नेगेटिव, इन्वर्टेड बनी भाई, एचओ कैसा है पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, नेगेटिव। ये था इसके बारे में। इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ द मेंडल क्रोस्ड पी प्लांट हैविंग वन क्रॉस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द इतना। अब पूछा है मेंडल की सेकंड एक्सपेरिमेंट, जब उसने दो ट्रेट लिए थे, है ना, पी प्लांट लिया था। देखो ट्रेट कैसे होगी, सीड ले सकते हैं, राउंड, व्रिंकल्ड, राउंड, एक करेक्टर ले लो राउंड और दूसरा ले लो व्रिंकल्ड। इसकी क्या ले लो, कलर ले लो कैसा, ग्रीन और येलो, या येलो ग्रीन, येलो उसमें डोमिनेंट होता है। और क्या ले लो आप, पोड ले सकते हो, पोड का शेप्ड, कंस्ट्रिक्टेड और क्या, इंफ्लामेटेड। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। इसका कलर भी ले सकते हो, ग्रीन और येलो, ये सारे करेक्टर लिख रहा हूं मैं। आप फ्लावर ले लो, फ्लावर का कैसा ले लो, व्हाइट, वॉयलेट और व्हाइट। भाई करेक्टर तो मैं पूरे लिख दूंगा, वॉयलेट और व्हाइट। इसकी पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन देख लो, एक्सियल और क्या, एक्सियल ले लो या फिर टर्मिनल ले लो। और क्या होता है, हाइट ले लो, हाइट ऑफ प्लांट कैसी होगी, टाल और क्या, ड्वार्फ। ये सारे करेक्टर, इन सातों में से कोई भी दो बता देने थे। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड ट्रेस, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कौन सी होती है भैया, जो कि क्या करती है, डोमिनेंट कैसी होती है, एक्सप्रेस इन ऑल जनरेशन, एक्सप्रेस्ड इन ऑल जनरेशन, हर एक जनरेशन में डिफाइन होती है। ये किस में एक्सप्रेस होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अदर जीन। ये होती है डोमिनेंट ट्रेड्स। अब इसको कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से इसको क्या रिप्रेजेंट करा जाता है। रिसेसिव क्या होती है, एक्सप्रेस्ड इन फ्यू जनरेशन, एक्सप्रेस्ड इन फ्यू जनरेशन, बहुत कम जनरेशन में क्या एक्सप्रेस्ड होती है। इसको डिफाइन किया जाता है स्मॉल लेटर से,
किससे? स्मॉल लेटर से इसको क्या डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेना, राउंड राउंड और रिंकल्ड। जो सीड की शेप है, सीड की शेप है, एक राउंड है और एक रिंकल्ड है। राउंड जो है वो कैसा है? डोमिनेंट करेक्टर है। और जो रिंकल्ड है ना वो कैसा है? राउंड है डोमिनेंट और रिंकल्ड है क्या? रिसेसिव। ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने। State the ratio of the combination of absorbed in the flowing F2. What do you interpret from this? देखो रेशियो सीधा मैं बता रहा हूँ कि रेशियो होती है 9:3:1। अब देखो ये क्या इंटरप्ट कर रही है, ये कौन सी रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। ये कौन सी रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो है ये। इसमें कौन कौन सा सीड की बात होती है? अब देखो इसमें सीड क्या होता है, ये 9:3:1 समझते हैं। इसमें क्या होता है? सीड। सीड का क्या लेते हैं? कलर लेते हैं और एक क्या लेते हैं? शेप लेते हैं। अब शेप में दो बताए मैंने, एक राउंड होता है, एक रिंकल्ड होता है। राउंड जो होता है वो कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसका मतलब राउंड क्या है? डोमिनेंट। और स्मॉल आर रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव। वही कलर के साथ में जाऊं तो येलो क्या है बेटा जी? वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट। और जो हमारा ग्रीन है स्मॉल वाई रिसेसिव। अब जो 9 है ना, ये 9 क्या है? मतलब जब मैंने इसको क्रॉस करवाया, ऐसे क्रॉस होती है, आर वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या? स्मॉल वाई, इसकी क्रॉस होती है ऐसी, आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनकी जब क्रॉस करवाई जाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो 16 टोटल बनती है, जिसमें से 9 3 3 एक ही रेशो बनती है। जो 9 वाले होते हैं वो आर आर वाई वाई, 3 होते हैं आर आर वाई वाई, 3 होते हैं कैपिटल वाई, और 1 होती है स्मॉल आर वाई वाई। इसका मतलब ये कैसे होंगे? राउंड और येलो। ये कैसे होंगे? राउंड और रिंकल्ड। ये कैसे होंगे? रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड थोड़ी, राउंड और येलो। इसका मतलब क्या है? राउंड और ग्रीन। जो दूसरे मैंने बनाए 3 रेशियो में कौन प्रेजेंट होगा? 3 रेशियो में प्रेजेंट होंगे राउंड और ग्रीन। और थर्ड वाली मैंने बनाई रिंकल्ड और येलो। और जो फोर्थ है, जो एक ही बना, वो कैसा बना? राउंड, राउंड नहीं, रिंकल्ड और ग्रीन, जो कि क्या है? रिसेसिव है दोनों। और इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो भी देख लो, जीनोटिपिक रेशियो होती है 1:2:1। ये पूछेगा नहीं आपसे, वैसे बता रहा हूँ, 2:4:2:1:2:1। जो 9:3:3:1 वाली है वो कौन सी है? फिनोटिपिक। बाहर वाली कैसे दिख रहे हैं, ये क्या है? जीनोटिपिक। अंदर कैसा है? उसका सी क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? व्हेन बिलो ए क्रॉस बिटवीन ए वॉयलेट फ्लावर विद प्योर व्हाइट। वायलेट की करवाई है प्योर व्हाइट से भाई। ये भी क्रॉस पढ़ते थे, इसका सी पार्ट भी करते हैं भाई, क्या कहता है? बस अब तो खत्म होने वाला है, थोड़ी ही देर का रह गया है। रफ कर दूं मैं, फिर क्रॉस करते हैं। रफ क्यों नहीं हो रहा भाई? इतनी जगह बहुत है, कलर दूसरा ले लेते हैं हम, है ना? कलर दूसरा ले लेते हैं, जगह तो बहुत है हमारे पास। कलर दूसरा ले लेते हैं, कौन सा? रेड कलर ले लेते हैं। देखो अब देखो, सी पार्ट कर रहे हैं हम, वॉयलेट ले रहे हैं, वॉयलेट ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं यहाँ पर? व्हाइट। वॉयलेट और व्हाइट। क्या है? वॉयलेट और व्हाइट। भाई क्या हो गया? वॉयलेट और व्हाइट। इसको कैपिटल वी, ये एलील्स होती है ना, स्मॉल वी। जब इसकी क्रॉसिंग करवाई तो बना कैपिटल वी रेशियो बड़ा वी छोटा वी रेशियो बड़ा वी छोटा वी। ये क्या होगी? F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी कहते हैं पहली क्रॉस जब कराई, इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल। सारा बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। जरा देख लेना, पेपर आप खुद सोल्व कर देना, खुद देख लेना, पूरी यूट्यूब पे इतना डिटेल में पढ़ाया रखा। इसकी रेशियो बनी 1:1:1, और सारे के सारे कैसे हैं? वायलेट। सारे के सारे कैसे हैं? वायलेट। उसके बाद इसकी F2 करवाई, जो इसको करवाया सेल्फ क्रॉस। अब क्या करवाया? एक मैंने क्या ले लिया, इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं, वी वी, और यहां से क्या लिया? वी वी। इसको क्रॉस करवा दो तो वी वी बनेगा, वी स्मॉल वी रेशियो, वी स्मॉल वी रेशियो, स्मॉल वी। जब आप इसकी फिनोटिपिक देखोगे कि बाहर से कैसा दिखेगा, तो आएगी 3:1,
और जीनोटिपिक देखोगे तो आएगी 1:2:1, जो कि इससे बिल्कुल डिफाइन हो सकती है। 3 में कौन प्रेजेंट होगा? वायलेट। और 1 में प्रेजेंट कौन होगा? व्हाइट। और इसकी जो रेशियो तो यहाँ से है, ये देखो VV1, ये दो रेशियो सेम में दिखा रहा है, और से फिर ये होगी 1:1, ये होगी कौन सी? जीनोटिपिक। और फिनोटिपिक 3:1। ये थी क्या? रेशियो। लास्ट क्वेश्चन भाई आज के पेपर का। हम लास्ट तक पहुंच गए, शुरुआत हुई थी पहले क्वेश्चन पे और 39th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। ए मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ऐसा बना रहा है। व्हाट हैपन व्हेन द कॉपर इज हीटेड इन द एयर? कॉपर को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। जो ब्राउन कॉपर था, कॉपर का रंग होता है ब्राउन, और वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर उस पे क्या जम जाएगी। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो भाई। वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगरीज एम्फोटेरिक? क्यों एम्फोटेरिक कहा जाता है? क्योंकि ये किसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं? बेस के साथ भी, और रिएक्ट कर सकते हैं किसके साथ? एसिड साथ। जब दोनों साथ रिएक्ट करें तो उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। जैसे Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड, ये कैसे हैं? एम्फोटेरिक हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्वेशन। जब Na2O2 को ये बनते हैं सोडियम के, जब ऑक्साइड अल्कली मेटल के ऑक्साइड को हाइड्रोलाइसिस करा जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है बैलेंसिंग के लिए। जब Al2NO3 के साथ कंबाइन करेगा, इसका मतलब ये कैसा है? बेस। और जब एसिड साथ कंबाइन करेगा तो सोल्ट बनाएगा, NaAlO2। सोल्ट प्लस में क्या बनेगा? एसिड प्लस में बेस, सोल्ट प्लस में पानी। यहाँ पे क्या? 2 से मल्टीप्लाई। बैलेंस है? पानी बैलेंस है क्या? पानी बैलेंस होना चाहिए भैया। पानी बैलेंस नहीं हुआ तो खेल खत्म हो जाएगा। यस बैलेंस है। ये आपका क्या प्रोडक्ट फाइनल मुझे मिलेगा? ये हो गया सोल्ट, और ये मेरे पास क्या? पानी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ऑन बर्निंग सल्फर इन द ऑक्सीजन ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। एसओ को जब O2 के अंदर मिलाएंगे तो SO2 बनेगी, जो कि क्या होती है? कलरलेस होती है। पहला पार्ट तो ये हो गया भाई, इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। ये लो, गैस कौन सी बनी? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेट द नेचर ऑफ द गैस। नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर की होती है भाई, एसिडिक नेचर होती है इसकी। व्हाट विल एक्शन ऑफ द ड्राई? ड्राई लिटमस पेपर पे कौन सा होता है? नो एक्शन होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा एसिडिक? इसको क्या करेंगे? मॉइस्चर। इसको किसके साथ करना पड़ेगा? जो लिटमस पेपर होगा वो ड्राई नहीं होना चाहिए। लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। कैसा? मॉइस्ट। भाई फिर से काम करना बंद हो गया क्या? नहीं, सही है। तो लिटमस पेपर मॉइस्ट होगा, तो ये क्या करेगी? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगी? रेड में। तो ये दिखाता है कि SO2 का कैसा है? एसिडिक नेचर। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमने क्या, क्लास 10th का पूरा, चाहे हमें लगे 1.5 पौने 2 घंटे लगे, लेकिन हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे ही मैं सारे वीडियो डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पानी की तरह। वो नहीं है कि आंसर बता के चला जाऊंगा, नहीं नहीं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में एक नए पेपर के साथ। 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है।